अब हमारे विज्ञान प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आगे के क्वेश्चंस हैं कि कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सीजियम, क्योंकि सीजियम का गलनांक कभी होता है हथेली पर पिघल जाती है। अगला है संकटकालीन हार्मोन कहलाता है, तो आपका होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन होता है जो आपको संकटकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है। और अगला है भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ होता है। तो आपका जो पाचन होता है क्षुद्रांत में 10 मीटर लंबी होती है, और ये जो आपका पूर्ण पाचन और अवशोषण करते हैं। अगला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। आपका जो ध्रुव होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसे कि ये आपका दर्पण है, ये होता है ध्रुव, ध्रुव और ये फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, तो वह पीड़ित है। जब 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ रहा है मतलब दूर से उसे सही दिखाई दे रहा है, तो जब दूर का सही दिखाई दे और पास का सही नहीं दिखाई दे तो वो होता है दूरदृष्टि दोष, अतः वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अब हमारा अगला सवाल है कि वोल्ट किसका मात्रक है। वोल्ट जो होता है V से डिनोट करते हैं हम वोल्ट को, और वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। अगला हमारा सवाल ये हमें डायग्राम दे रखा है, जिसमें पहला है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। और आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिश स्तर उत्पादकों को दिखाता है। उत्पादक होता है आपका पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को दिखाने वाला जो लेवल होता है वो होता है लेवल 1। लेवल 1 में उत्पादक होते हैं, और लेवल 2 में होते हैं उपभोक्ता, जैसे कि पशु और हम मनुष्य। ठीक है, तो आपका जो अगर लेवल 1 आए तो वो क्या होगा, उत्पादक। उत्पादक को कौन दिखाता है, लेवल 1 पेड़ पौधे को। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन की प्रकृति क्या है। तो नीले से जो लाल कर दे तो वो होता है अम्लीय, और जो लाल से नीला कर दे तो वो होता है क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। बट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो नीले से लाल कर दे तो आपका होगा अम्लीय। अब अगर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीतल के मुख्य अवयव बताओ। तो पीतल के मुख्य अवयव होते हैं आपका तांबा, जो कि होता है 80 से 90%, जस्ता जो कि होता है 10 से 20%, और अन्य जो उसमें मेल होता है वो होता है लोहा, Fe, निकेल, Ni या सीसा, Pb। तो ये पीतल के आपके मुख्य अवयव होते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, 2 धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपके सिंपल है सोना Au और चांदी Ag। अगला है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी जो हमारी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे गर्दन में पाई जाती है, और कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और अगर ये हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, थायराइड नामक रोग हो जाता है। अब हमारा अगला सवाल है कि उस दर्पण का नाम बताओ जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा मतलब बिल्कुल, और सीधा तो मतलब सीधा ही बनाएगा, और आवर्धित मतलब बड़ा, तो वो बनाता है आपका अवतल दर्पण। अगला है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, लेकिन कितना होता है, माइनस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और अगला है आपका विद्युत धारा मतलब आई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को आपको अगर आपको नापना है तो एमीटर एक यंत्र होता है, उसके द्वारा आप विद्युत धारा को नाप सकते हैं। और विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, तो उस एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन। तो ये बहुत सिंपल है कि आपका जो फ्रिज वगैरह होता है उसमें जो गैस निकलती है वो निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, और ये बहुत ज्यादा हानिकारक गैस होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है H2S की। H2S बनाने के लिए H 2 है, तो एक H यहाँ लिखा, एक H यहाँ। H के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और यहाँ पर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दिया। सल्फर की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ और एक यहाँ। अब हर एक आपके तत्व को 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने होते हैं वैसे, और हाइड्रोजन को अपने पूरे 2 करने होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक था, एक इसने सल्फर से ले लिया, तो हाइड्रोजन के पूरे 2 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक था, एक इसने सल्फर से ले लिया, इसके पूरे 2 हो गए। अब सल्फर को पूरे 8 करना है, तो 6 इसके पास थे, एक इसने इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से, और कितने हो गए इसके पूरे 8। ऐसे ही हम नाइट्रोजन का करेंगे। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
आपने ये 5 दिखा दिया क्रॉस से, 3 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे यहाँ पर 3 यहाँ 2 यहाँ। अब इसे पूरा 8 करना है, तो ये आपस में क्या शेयरिंग करेंगे। 5 थे, ये इससे 3 और ले लेगा, ये वाले 3, तो इसके पूरे हो गए 8। इसके पास ही 5 थे, इससे 3 ले लेगा और इसके पूरे हो गए 8। तो यानी ये इनकी लक्षण बिंदु संरचना बन गई। अगला है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, मतलब न्यूट्रल हो। उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है। इसकी मैं इमेज आपको वीडियो में डाल दूंगी, लेकिन अगर आपको भर्जन समझना है तो कि धातु सल्फाइडों और कार्बोनेटों को वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा गर्म करने से और उसे किस में बदल दो, धातु ऑक्साइड में बदल दो, तो उसे हम बोलते हैं भर्जन। और अगर कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में ऑक्साइड में बदल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं निस्तारण। अगला क्वेश्चन है स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर। स्वयंपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, और विषमपोषी वो होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि पशु और हम मनुष्य। तो इसके भी मैं आपको इमेज डाल दूंगी, और ये आपका जैसे इसका उदाहरण हमने बता दिया पेड़ पौधे, और इसका मनुष्य और चीज। हमारा अगला सवाल है कि पौधे में भोज्य पदार्थों का वहन कौन करता है। तो आपका फ्लोएम जो उत्तक होता है ये पौधे में पाया जाता है, ये आपके भोज्य पदार्थों का क्या करता है, वहन करता है। अगला पौधे में जल और खनिज का वहन कौन करता है। तो एक जाइलम उत्तक होता है जो मिट्टी के जो जल और खनिज है वो पौधे के ऊपर भागों में पहुंचाता है। अगला है लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रा। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करता है। पी का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उसे हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो फॉर्मूला हो गया P बराबर 1/f, लेकिन अगर f मीटर में है तब। लेकिन अगर मान लो आपकी जो f है वो सेंटीमीटर में दी हो तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा P बराबर 100/f, अगर f आपकी सेंटीमीटर में हो। और P मतलब क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायमीटर, D से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताओ। तो आपकी जो फोकस दूरी दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो फॉर्मूला बनेगा P बराबर 100/f। अब इसमें एक चीज दी है अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस में, तो यानी आपकी जो f बराबर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो हमने f की जगह माइनस के 25 सेंटीमीटर लगाया, 25 को 100 से काटा, 25 चक्कर 100, तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया माइनस के 4 डायमीटर। अगला है विरंजक चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। जब भी ये विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो आपका निकल जाता है कैल्शियम क्लोराइड, Ca और Cl2 निकल जाएगा। साथ में ये जो O है और H, O और H मिलकर बना देंगे H2O, और अलग से आपकी जो क्लोरीन गैस है वो निकल जाएगी। अगला सवाल है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। इसे जब हमने गर्म किया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये बेकिंग सोडा होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका धावन सोडा में, यानी Na2CO3। तो Na2CO3 अलग निकल गया और इसमें से H2O अलग और CO2 अलग निकल जाता है। अगला है हमारा एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको बनाना आता है तो आपका ऐसे बनाते हैं, मैथ एथ 2 कार्बन होगा एथेनॉल में, और ऑल है तो OH लग जाता है, और 4 संयोजकता इसकी पूरी कर देता है कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो आपका फॉर्मूला बन गया C2H5 और OH, तो आपका बन गया C2H5 OH एथेनॉल हो गया। अब जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना होता है तो ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये रिएक्शन में मतलब बस उपस्थित होता है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये हमने इसे बता दिया कि ये बस उपस्थित है, सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन तापमान है। तो इसमें क्या होगा, ये जो एथेनॉल में ये जो आपको दिख रहा है इसमें ये चेंज हो जाएगा C2H4, और ये जो एक H है और ये OH है ये आपका बन जाएगा H2O अलग बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा आपका एथीन मैथ एथ, और इसके 1 2 H4 करना है तो 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये बन गया आपका मैथ एथ और डबल बॉन्ड है तो इन, तो यानी आपका बन गया एथीन।
तो एथेनॉल से कन्वर्ट हो गया ये एथीन। अगला है संतुलित करें। तो संतुलित करने के लिए का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड वही आपका राइट हैंड साइड है। तो जो अभिकारक में जितने हैं वही उत्पाद में होने चाहिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम एक है, ठीक है। कॉपर एक है, कॉपर भी एक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें और या 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। तो 2 और 3 के बारे में 6 सेम आता है। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये बन गया 3 दूनी 6। और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन गया 2 या 6। आपका क्लोरीन सेम हो गया। अब लेकिन जब हमने 3 आगे लगा दिया तो ये कॉपर के लिए भी काम करेगा। तो कॉपर यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ पर भी कॉपर को कितना करना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर 3 लगा दिया। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गए, तो एल्यूमिनियम को भी आगे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो आपके रिएक्शन में क्या होगा। अगला है कि NaOH प्लस H2SO4 2 Na2 SO4 प्लस H2 संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ Na एक है, यहाँ पर 2 है, संतुलित नहीं है। तो एक 2 है, तो इसे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे 2 लगा दिया। अब आगे ये 2 जब 2 लगाए तो ये जो 2 है ये O के लिए भी काम करेगा और H के लिए भी। तो यानी O आपके हो गए यहाँ पे 2 और ये 4, कितना हो गया 6। यहाँ पर आपके जो O हो रहा है वो 4 और ये बस 1 5। तो मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगा दिया। तो ये 2 के लिए काम करेगा, तो ये हो गया 4 और 2 6। अब H देखते हैं। H यहाँ पर हो रहा है 2 और यहाँ पर 2 4। यहाँ पर जो H हो रहे हैं आपके 2 ही हो रहे हैं। तो हमने जब यहाँ 2 लगा देते इसलिए काम करेगा, तो 2 दूनी 4, यानी आपके संतुलित हो। अगला सवाल है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। इसे जब हमने गर्म किया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये बेकिंग सोडा होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका धावन सोडा में, यानी Na2CO3। तो Na2CO3 अलग निकल गया और इसमें से H2O अलग और CO2 अलग निकल जाता है। अगला है हमारा एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको बनाना आता है तो आपका ऐसे बनाता है मैथ एथ, 2 कार्बन होगा एथेनॉल में और ऑल है तो OH हो जाता है और 4 संयोजकता इसकी पूरी कर देता है कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो आपका फॉर्मूला बन गया C2H5 और OH। तो आपका बन गया C2H5 OH एथेनॉल हो गया। अब जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना होता है तो ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये रिएक्शन में मतलब बस उपस्थित होता है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये हमने इसे बता दिया कि ये बस उपस्थित है। सांद्र H2SO4 443 केल्विन तापमान है। तो इसमें क्या होगा, ये जो एथेनॉल में ये जो आपको दिख रहा है इसमें ये चेंज हो जाएगा C2H4 और ये जो एक H है और ये OH है ये आपका बन जाएगा H2O अलग बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा आपका एथीन मैथ एथ और इसके 1 2 H4 करना है तो 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये बन गया आपका मैथ एथ और डबल बोल्ड है तो इन, तो यानी आपका बन गया एथीन। तो एथेनॉल से कन्वर्ट हो गया ये एथीन। अगला है संतुलित करें। तो संतुलित करने के लिए का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड वही आपका राइट हैंड साइड है। तो जो अभिकारक में जितने हैं वही उत्पाद में होने चाहिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम एक है, ठीक है। कॉपर एक है, कॉपर भी एक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें और या 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। तो 2 और 3 के बारे में 6 सेम आता है। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये बन गया 3 दूनी 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन गया 2 या 6। आपका क्लोरीन सेम हो गया। अब लेकिन जब हमने 3 आगे लगा दिया तो ये कॉपर के लिए भी काम करेगा। तो कॉपर यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ पर भी कॉपर को कितना करना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर 3 लगा दिया। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गए, तो एल्यूमिनियम को भी आगे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो आपके रिएक्शन में क्या होगा। अगला है कि NaOH प्लस H2SO4 2 Na2 SO4 प्लस H2 संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ Na एक है, यहाँ पर 2 है, संतुलित नहीं है। तो एक 2 है, तो इसे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे 2 लगा दिया। अब आगे ये 2 जब 2 लगाए तो ये जो 2 है ये O के लिए भी काम करेगा और H के लिए भी। तो यानी O आपके हो गए यहाँ पे 2 और ये 4, कितना हो गया 6। यहाँ पर आपके जो O हो रहा है वो 4 और ये बस 1 5। तो मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगा दिया। तो ये 2 के लिए काम करेगा, तो ये हो गया 4 और 2 6। अब H देखते हैं। H यहाँ पर हो रहा है 2 और यहाँ पर 2 4। यहाँ पर जो H हो रहे हैं आपके
2 ही हो रहा है, तो हमने जब यहाँ 2 लगा देते इसलिए काम करेगा, तो 2 दूनी 4, यानी आपके संतुलित हो। अगला हमारा सवाल है कि Na+O2 एरो Na2O इसे संतुलित करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम Na 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। पहले ऑक्सीजन को कर लेते हैं संतुलित। ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगी तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर Na यहाँ पर कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो Na के आगे यहाँ पर 4 लगा दिया तो Na भी संतुलित हो गया, आपके रिएक्शन संतुलित। अगला है प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटिनम सोना चांदी है ये सक्रिय श्रेणी में बिल्कुल नीचे आती है। तो सक्रिय श्रेणी में नीचे आने का मतलब है ये किसी से जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगी तो जल्दी से संचालक नहीं होंगी, संचालक नहीं होंगी तो और दूसरी बात है कि इनका जो आसानी से इनके डिज़ाइन भी बनाए जा सकते हैं, इस वजह से ये उपयोग में आती है। मैं इसके इमेज आपको डाल दूँगी आंसर की। नेक्स्ट है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो होता है वो उसका जो ज्वलन ताप होता है बहुत कम होता है। अगर इसे वायु में खुला रखेंगे तो एकदम से आग पकड़ लेगी, इस वजह से इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसकी भी इमेज डाल दूँगी। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लोहे की कील हो गया Fe, कॉपर सल्फेट मतलब हो गया CuSO4। क्योंकि जो आपका आयरन है वो सक्रिय श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, तो ये आयरन जो है वो कॉपर का स्थान ले लेता है, तो क्या बना देता है, यहाँ पर आ गया आयरन आ गया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। आयरन सल्फेट का जो रंग होता है वो अलग होता है, इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। तो जब आयरन सल्फेट बन जाता है उसका रंग होता है हरा, इस वजह से विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि आपका तब आयरन सल्फेट बन जाता है। अगला है आपका जो क्वेश्चन है कि वो मैं उसका इमेज में डाल दूंगी। अगला है रक्त में पाए जाने वाला जो श्वसन वर्णक है वो आपका होता है श्वसन, मतलब जिससे आपका ऑक्सीजन जिससे मिलती है, और जिसमें ऑक्सीजन मिलती है वो जो तत्व होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। अब आपका अगला क्वेश्चन मानव श्वसन तंत्र, इसकी मैं इमेज आपको इसमें डाल दूंगी। विद्युत शक्ति अगला है। विद्युत शक्ति होती है कि कार्य करने की दर, मतलब आप जितने समय में कार्य कर रहे हैं उसे आप शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P बराबर W/T है, मतलब कार्य बटे में समय। ये शक्ति का फॉर्मूला हो गया और मात्रा बटा शक्ति का फॉर्मूला। अगला इसी पर डिपेंड है कि 20 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा बतानी है। ऊष्मा आपको दिया है 20 ओम प्रतिरोध, मतलब R बराबर 20 ओम दे दिया। विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा ले रही है, धारा मतलब I बराबर आपको 5 एम्पीयर दे दिया, और टाइम आपको दे दिया 30 सेकंड। आपको निकालना है ऊष्मा, तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है I²RT। I की जगह रखा 5, R की जगह रखा 20, T की जगह रखा 30। तो आपने 5 का स्क्वायर किया 25 और 20 गुना 30, तो आपका आंसर आ गया 15,000 जूल। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको परिपथ, अब अगर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको ये परिपथ दिया है और इसमें आपको निकालना है कुल प्रतिरोध R। जब भी ऐसा आपका कुछ क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना होता है। तो ये आपको जो 2 प्रतिरोध दे रखा है ये आपको दे रखा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। यहाँ पर आपका जो 1/R1 इसे 15 ओम मान लेते हैं, तो 1/15 प्लस R2 मान लेते हैं 30 ओम, तो ये बन गया 1/30। इसे आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 30 आ गया। 15 के पारे में 30 आता है 2 बार, तो 2 पर 30 के पारे में 30 एक बार, तो 2 ये हो गया, 2 और 1 3 काट दिया, 3 हम 3 3 हम 30। तो यानी आपका जो 1/R डैश = आ गया 1/3 1/10, तो R डैश आपका आ गया 10 ओम। यानी इन दोनों को सॉल्व करके आपका 10 ओम प्रतिरोध आ गया। अब ये जो दोनों सॉल्व हो गए तो ये तो अब एक सिंपल बन जाएगा, एक चीज आ गई, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये हो गया 5 ओम और इन दोनों का सॉल्व होके आ गया आपका 10 ओम। अब ये दोनों आपस में किसमें श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो R = श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 + R2, यानी 5 प्लस दूसरा R2 कितना है 10, तो कितना हो गया 15 ओम। यानी इसका जो कुल प्रतिरोध आ गया वो आ गया आपका 15 ओम। प्रतिरोध R बराबर आ गया 15 ओम। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सेकंड पॉइंट था कि कुल धारा बताइए, जो मेरा डायग्राम था। तो ओम का नियम से हम जानते हैं कि V = होता है IR। V उसने हमें दे रखा था 30 वोल्ट, अगर आप डायग्राम में देखो तो, और R अभी हमने निकाला था कितना, R हमने निकाला था 15 ओम।
तो हमें यहाँ से विद्युत धारा निकालनी है, तो आई का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये R गुना में इधर जाके बटे में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो गया V बटे में R। तो V की जगह रख दिया हमने 30 और R की जगह रख दिया हमने 15, काटा तो 15 दूनी 30, तो आई आ गया आपका 2 एम्पीयर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, हमारा जो 29वां क्वेश्चन है इसमें 2 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब दे रखा है, बिंब मतलब वस्तु, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है मतलब F, और उत्तर लेंस दे रखा है कि मुख्य अक्ष से लंबवत रखा है। बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं और U हमेशा माइनस में होता है, तो यानी U बराबर दे दिया -15 सेंटीमीटर। तो बिंब की हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार और आवर्धन बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेता है। उसने हमें 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, तो h बराबर देते हैं 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दे दी हमें 10 सेंटीमीटर यानी F। उत्तर लेंस है तो इसलिए प्लस में फोकस दूरी होगी, अवतल लेंस होता तो माइनस में फोकस दूरी होती। और बिंब की दूरी यानी U दे दिया हमें -15 सेंटीमीटर, माइनस में रहता है हमेशा U। और आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी V, उसकी आकार मतलब h', प्रतिबिंब का जो आकार होता है मतलब साइज जो होता है, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से डिनोट करता है, वो निकालना है। आवर्धन मतलब m निकालना है। लेंस दे रखा है तो लेंस का सूत्र लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/, हमारा ये हमने लेंस सूत्र लगाया था ना 1/f = 1/v - 1/u। तो f की जगह रख दिया 10, v की जगह निकालना है v, u की जगह रख दिया हमने -15। ये माइनस हो गया प्लस। तो अब आपको 1/v निकालना है, तो ये प्लस का 1/15 इधर जाके किसमें हो गया, माइनस में। माइनस के 1/15 आ गया यहाँ पर 1/10 - 1/15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके इससे क्रॉस, इसके इससे और इसके इससे, तो 15 एकम 15, 10 एकम 10 और 15 के 10 से करें तो 150। 15 में से 10 गए बचे 5, काटा 150 से, तो 5 एकम 5, 5 से 15 0, तो यानी v बराबर आ गया 1/30। पलटेंगे तो v बराबर कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h' = v/u। तो आपका जो h' अगर निकालना है तो वो बन गया v की वैल्यू रखी 30, u की वैल्यू रखी -15 और h हमें दे रखा था 2। यहाँ पर काटा 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो h' आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = h'/h। तो h' आपको अभी भी निकाला -4 और h आपको दे रखे थे 2, काटा 2 दूनी 4 -2, यानी जो आपके आवर्धन आ गया वो आ गया -2। प्रकृति क्या बन गई, क्योंकि आपका जो आवर्धन आया माइनस में आया तो इसलिए प्रकृति बन गई आपका वास्तविक और उल्टा। लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा बतानी है। देखो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो आरोपित बल होता है वो एक दूसरे के लंबवत होता है। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है तो आरोपित बल इस तरफ होगा, तभी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे की तरफ, तो उस पर जो आरोपित बल होगा वो भी किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तभी वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, लंबवत होगा। तो अतः इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वही आपके बल की दिशा भी होगी। तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित जो बल होगा वो इलेक्ट्रॉन की दिशा में ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। विभवांतर दे रखा है यानी V दे रखा है, V बराबर 12 वोल्ट। आपका कुला आवेश दे रखा है यानी Q दे रखा है, वो दे रखा है 2 कूलम, और आपको कार्य निकालना है मतलब W निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए V बराबर W/Q। यहाँ से W का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, V × Q। V रखा 12, Q रखा 2, 12 दूनी 24, तो यानी आपका जो कार्य आ गया वो आ गया 24 जूल।